हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार। वेलकम टू द प्लस मैन चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभ्यनन सुपर 30 के जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उसमें से हमने कुछ सेकंड फेज का क्वेश्चन कलेक्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम वही सारे कलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक, जो कि आपको सेकंड फेज में, जो सेकंड फेज 7 फरवरी को होने वाला है, उसमें हेल्प करेगा। उससे पहले मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल that you have selected in first phase of examination. क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ सेकंड फेज के बारे में बताना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग सेकंड फेज जो है वो टफ होने वाले हैं और उसका जो कंपटीशन है वो तगड़ा होने वाला है इस बार। तो आपको प्रिपरेशन भी तगड़ा वाला करना है, तो आपका प्रिपरेशन भी उसी तरह से इंक्रीज करना चाहिए जिस तरह से आगे जो सेकंड फेज का कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज करने वाला है, ये ध्यान रखना, ठीक। और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैथ से है, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा सेकंड फेज में। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बताएंगे, हम ट्रिक भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें विद इन लेस टाइम, ठीक। तो इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट, अप्रोच और अगर ट्रिक बताया गया है तो ट्रिक याद होना चाहिए, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, वहां पे हम एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो आप वहां भी मैसेज कर सकते हो, ठीक। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 3 टर्म्स आर इन ए पी सच दैट देयर सम इज 30 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इज 910। द 3 टर्म्स आर। तो सपोज करो अगर तुम इस वीडियो को नहीं देख के जाते तो क्वेश्चन तुम एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते, जैसे कि कई बुक में दिया हुआ रहता है कि अगर 3 टर्म एपी है तो उसको सपोज कैसे करते हैं कि ए माइनस डी है पहला टर्म और ए है दूसरा टर्म, ए प्लस डी है तीसरा टर्म, ठीक। तो उसे क्या करेंगे, सम कर देंगे, डी डी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 30, 3a इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो 100 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 91 और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब ये 3 को पुट करेंगे इस नंबर में तो हमारा जो आंसर आएगा 7, 10 एंड 13। 7, 10, 13 आ जाएगा मेरा आंसर, तो हम ये टिक करेंगे। तो अगर इस वीडियो को नहीं देख के जाते तुम ऐसे करते, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देख के जा रहे हो तो देखो तुम एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाओगे बिना टेंशन लिए, ठीक। तो पहला लाइन क्या बोला है, 3 टर्म्स आर इन एपी। तो सबको चेक करोगे सारे ऑप्शन को एपी में है कि नहीं, तो सारे ऑप्शन एपी में है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, सच दैट देयर सम इज 30, मतलब सम क्या होना चाहिए, तीनों टर्म का 30 होना चाहिए। तो सम करके देख लो 30 आता है कि नहीं, तो आई थिंक हाँ, सारे ऑप्शन में 30 आ रहा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 910। तो प्रोडक्ट करके देखो तो सिर्फ पहला ऑप्शन में 910 आ रहा है, तो हम देखते ही पहला ऑप्शन 910 टिक मारेंगे। अगर हम ये भूल गए कि a माइनस डी या a प्लस डी माना जाता है उस टर्म्स को, तो इक्वेशन और लंबा चला जाएगा। ये जो सिंपल इक्वेशन कट जा रहा था वैसा कटेगा नहीं और आंसर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ऑप्शन चेक करते हो तो विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही तुम चेक करके मार सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये है, डिवाइड 124 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी such that the product of first and fourth part is 128 less than the product of the second and the third part। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा कि कोई 124 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। और पहला और चौथा टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 128 लेस आएगा अगर दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक। तो नंबर क्या होंगे, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में देखा कि 3 टर्म एपी होता है तो हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 4 टर्म एपी में होगा तो हम मानेंगे ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी, सिमेट्रिक माना जाता है, ठीक। तो इसमें 2d का कॉमन डिफरेंस आ गया।
और फिर इस क्वेश्चन में भी अगर वीडियो देख के नहीं जाते तो क्या करते, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d को सम करते 124 आता, तो 4a इज इक्वल टू 124, a इज इक्वल टू 31। अब क्या करते, पहला और चौथा को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 128 लेस है दूसरा और तीसरा को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। तो 128 माइनस करके इक्वेट कर दी, तो d का वैल्यू आ गया 4, और a और d का वैल्यू अगर हम यहाँ और यहाँ पुट करते जाएं तो जो नंबर आएगा 19, 27, 35 और 43। लेकिन अब तुम क्या करोगे, 124 को 4 पार्ट में डिवाइड कर गया जो कि एपी में होना चाहिए। तो पहले चेक करो एपी में है कि नहीं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, 17, 25, 37, 45, जो कि एपी में नहीं है। देखो ध्यान से देखो, बी ऑप्शन में 19, 27, 35 और 43 एपी में है, ठीक। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, नहीं होगा। बी हो सकता है, सी में देखते हैं 21, 29, 33, 41। इसमें ध्यान से देखो एपी में नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, ठीक। तो यहाँ भी एपी में नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में देखो 15, 23, 39 और 47। अब देखो 23 और 39 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि इन दोनों में कम है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये भी एपी में नहीं है। तो पहला कंडीशन से हमको मिल गया आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एपी में सिर्फ यही है, ठीक। और हम सोल्व करके भी निकालें कि ऑप्शन बी सही आ रहा है, ठीक। तो अगर ये ऑप्शन चेक करने नहीं आया तो ये प्रोसेस जाना पड़ेगा, जो कि लंबा है, और हो सके ये प्रोसेस याद नहीं है तो बनेगा भी नहीं, ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि x प्लस वाई 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 आर इन एपी। 3 नंबर दिया है x एंड y के फॉर्म में, जो कि एपी में है, एंड x, xy एंड 3x प्लस 10y वो क्या है, जीपी में है, ठीक। तो xy का वैल्यू निकालो। तो ये क्या है, पहला 3 टर्म क्या है, एपी में है, और दूसरा 3 टर्म क्या है, जीपी में है। तो कैसे सोल्व करोगे, एपी का क्या कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और जीपी का क्या है, कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक। तो हम पहले एपी वाला कंडीशन लगाते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस यहां से निकालते हैं, इसको माइनस इसको और इसको माइनस इसको इक्वेट करते हैं, ठीक। तो 2x माइनस प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल ये। जब हम ये इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए जीपी वाला कंडीशन लगाएंगे। लेकिन आंसर तुम्हारा आ चुका है इतना ही स्टेप में। अगर ऑप्शन में देखो तो y का वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन में है, बाकी में y का वैल्यू 3 है ही नहीं। तो हमें क्वेश्चन के हर पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू निकल जाता है तो उसे चेक करता है कि कितने ऑप्शन में वो वैल्यू मिल रहा है। तो अगर एक ही ऑप्शन में मिलेगा तो हम सीधे टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्स का निकालना ही नहीं, एक्स का 5 ही आएगा अगर निकाले भी तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज y इज इक्वल टू 0 एंड x इज रियल इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कुछ x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें m भी है, और y इज इक्वल टू 0 करने पर x का वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को 0 करने पर क्या चाहिए, x रियल चाहिए। तो x रियल कब होता है, रियल कहने का मतलब उसका रूट जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। तो रूट रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनांट जो होता है d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। ग्रेटर देन या इक्वल टू भी 0 होता है, ठीक। तो इसमें हम वही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो बी ये है, तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a 1 है और c m स्क्वायर माइनस 1 है। ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ पे अगर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं तो 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, ठीक। 4m स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4m प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। 5 को उधर लेकर चल जाओ तो माइनस 5, m इज ग्रेटर देन माइनस 5 बाई 4। तो अगर 5 को 4 से डिवाइड करें तो माइनस 1.25 आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारे पास, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट। ऑप्शन में है 4 माइनस 4, 4 और माइनस 4 और 16, ठीक। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन पढ़े होगे कि d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग होगा। अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया मतलब डिस्क्रिमिनांट 0 हो गया तो रियल रूट्स निकलेगा
और दोनों जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो वहां पे नो रियल रूट, मतलब रियल रूट होता ही नहीं है। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला कंडीशन दिया हुआ कि इक्वल रूट रियल होना चाहिए और इक्वल रूट होना चाहिए, तो ये कंडीशन लगा देंगे d इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास ये है, इसका b ये है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 4ac इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 16, तो m क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। याद रखना कि m स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ है तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस उसका रूट होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर करो -4 का भी स्क्वायर 16 देगा और 4 का स्क्वायर भी 16 देगा। ठीक, तो सिर्फ यहां से देख के 4 ऑप्शन नहीं मारना है, ये मारना है कि 4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला क्या कि फैक्टराइज करो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8xz। दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान से। हम जिस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, अगर वो सॉल्यूशन आपको ट्रिकी लगे और लगे कि ये यूजफुल है, आप आगे यूज कर सकते हैं, तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सॉल्यूशन देखते जाना है। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया था, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8xz। तो हम इस इक्वेशन में रख के देखेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो हम ये वैल्यू क्यों चुने वो बताते हैं। अगर वैल्यूज हम 0 रखें तो हमारा इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा, और अगर सारा 0 रख दें तो पूरा 0 आ जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो कोई एक को वैल्यू रखना है, तो हम x इज इक्वल टू 1 रख दिए और y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी हर जगह y z है तो y z तो 0 है, तो पूरा इक्वेशन ये 0। तो इस इक्वेशन का जो वैल्यू आया वो 2 आया। तो हम यही वैल्यू ऑप्शन में रख के देखेंगे, तो y और z 0 करेंगे तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म 0 होगा, बस ये दोनों टर्म बचेगा। ठीक, तो -√2 -√2, x का वैल्यू तो 1 ही था, तो -√2 इंटू -√2 कितना होगा 2, जो कि ऑप्शन मेरा क्वेश्चन में भी 2 आया था, तो ये क्वेश्चन हो सकता है ये आंसर सही हो। ठीक, सेकंड ऑप्शन में देखेंगे -√5 इंटू -√2, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद होगा √10, लेकिन हमें क्वेश्चन में 2 दिया गया है, तो ये ऑप्शन गया। अब सेकंड क्या करेंगे, -√3 इंटू -√2, तो हो जाएगा √6, √6 भी नहीं है मेरा आंसर, 2 आना है। इसमें भी आ सकता है -√2 इंटू -√2, यहाँ पे 2 आ सकता है, तो ये भी आंसर सही हो सकता है। तो अब तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए। तो हमने एक रैंडम वैल्यू माना था। ठीक, तो इस वैल्यू को चेंज करके देखो। अब सिर्फ अगला बार जब वैल्यू चेंज करेंगे तो सिर्फ ये दोनों में ही चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो हमको पहले ही पता चल चुका है कि ये दोनों आंसर होने वाला नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों चेक करेंगे। ठीक, 2 ऑप्शन छट चुका है। अब क्या करेंगे, हमको 0 वाला ही ज्यादा आसान होता है सोल्व करने में, इसलिए फिर से x को 0 कर दिए, z को 0 कर दिए, y को 1 कर दिए। तो जैसे ही y को 1 करेंगे तो सिर्फ यहाँ का वैल्यू 1 आएगा, बाकी सब 0 0 0 0 0। तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का जो वैल्यू है 1 है। तो ऑप्शन में भी चेक करेंगे, पहला और फोर्थ ऑप्शन में, कि 1 कहाँ आ रहा है। ठीक, तो x तो 0 है, z 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये। तो यहाँ y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 4 आएगा आंसर, लेकिन हमको लाना है कितना 1, तो ये भी आंसर गया। इसमें देख लेते हैं, अब तो यही बचा, लेकिन देख लेते हैं। इसमें 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करो, 1 इंटू 1 1 आएगा, और लाना भी हमको 1 था, तो ये ऑप्शन सही। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man bought some number of oranges at Rs 10 per dozen and bought the same number of oranges at 8 per dozen. He sold these oranges at Rs 11 per dozen and gained Rs 120. The total number of oranges bought by him was। इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई आदमी है जो 10 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कुछ ऑरेंजेस खरीदा। ठीक, और जितना ऑरेंजेस पहले खरीदा था 10 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, उतना ही ऑरेंजेस फिर खरीद लिया 8 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। ठीक, और जितना टोटल मिला के जो ऑरेंज हुआ, उस टोटल ऑरेंज को बेच दिया 11 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। ठीक, और इसे बेचने में 120 रुपया का
प्रॉफिट हुआ, तो बताओ कि वो कितना खरीदा था। तो हम सपोज कर लेंगे कि वो टोटल x डजन खरीदा था, तो x/2 मतलब आधा कितना से खरीदा होगा, 10 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, और आधा मतलब x/2 8 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदा होगा। तो टोटल के कॉस्ट क्या हो गया, x/2 इंटू 10 मतलब 10 रुपए वाला इधर कॉस्ट हो गया, और 8 रुपए पर दर्जन वाला ये कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट ये हो गया, सम कर देंगे तो 9x आएगा। ठीक, अब सेलिंग प्राइस कितना है, तो 11 रुपया पर दर्जन। ठीक, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस 11 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचा, तो उसमें कितना पैसा मिला होगा, तो 11 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज x, तो 11x। तो प्रॉफिट कितना है 120। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो 11x है, कॉस्ट प्राइस 9x है, तो 11x माइनस 9x इज इक्वल टू 120। तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 डजन। तो 60 डजन यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है, यस इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर n years. At the end of n years, Yes got back 4 times his original investment. What is the value of n? मतलब इसमें बोला है कि यस कोई लड़का है जो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया कहीं, तो उसे रिटर्न में जो इंटरेस्ट मिल रहा था 8% पर एनम पर ईयर मिल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट, और एन ईयर तक वो इन्वेस्टेड रखा। एन ईयर के बाद जब वो पैसा उसे वापस मिला, तो पहले जितना इन्वेस्ट करा था उसके 4 टाइम था। ठीक, तो बोला कि वो कितना साल तक इन्वेस्ट करा होगा। ऑप्शन में 50 ईयर, 25 ईयर, 12 ईयर 6 मंथ एंड 37 ईयर 6 मंथ। तो इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड किया था वो x रुपया था। ठीक, और उसका रेट कितना मिला था 8% पर एनम। ठीक, अब उसको टाइम n ईयर्स तक वो इन्वेस्टेड रखा था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना है x मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और 8 है रेट, और n ईयर्स तक इन्वेस्टेड रखा इंटू डिवाइडेड बाई 100। ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया। उसे मिलेगा टोटल अमाउंट मतलब जितना इन्वेस्ट किया था प्लस में इंटरेस्ट, इन्वेस्ट x किया था और ये है इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी उसको n ईयर के बाद रिटर्न मिला। ठीक, जो कि दिया हुआ है कि 4 टाइम है इनिशियल से, यानी इनिशियल कितना था x, तो यानी 4x है। तो ये जो मनी मिला ये क्या है 4x, तो इसे इक्वेट कर देंगे। अब इसे सिंपल इक्वेशन बन गया। अगर जैसे x तो कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 30 100/8 यानी 37.5। 37.5 करने का मतलब क्या है 37.5 साल, और 37.5 साल का मतलब क्या है 37 साल 6 महीना, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि अ मैन परचेज्ड अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल एट रेट 7 for Rs9 and sold all of them at the rate 8 for Rs11. In this transaction, he gained Rs10. How many pencil did the box contain? मतलब बोला एक आदमी है जो कुछ पेंसिल खरीदा, बॉक्स उसमें कुछ पेंसिल थे, उसको खरीदने का जो रेट मिल रहा था 9 रुपया लग रहा था पर 7 पेंसिल। हर 7 पेंसिल पे 7 पेंसिल का प्राइस था 9 रुपया। ठीक, उस हिसाब से वो पूरा एक बॉक्स खरीद लिया और वो सारा पेंसिल को बेच दिया Rs11 for 8 पेंसिल। मतलब हर 8 पेंसिल पे वो 11 रुपया ले रहा था। ठीक, और इसमें बोला इस ट्रांजैक्शन में वो 10 रुपया का प्रॉफिट कमाया है। तो बताओ टोटल पेंसिल वो कितना खरीदा होगा। तो हम प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल क्या है x है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो 7 पेंसिल 9 रुपया में खरीद रहा था, तो एक पेंसिल 9/7, तो x पेंसिल कितना खरीदेगा 9x/7 पे। ठीक, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया पूरा, x पेंसिल का कॉस्ट प्राइस ये है। अब सेल कर रहा था किस हिसाब से, 8 पेंसिल पे चार्ज कर रहा था 11 रुपया और 1 पेंसिल पे चार्ज करेगा कितना 11/8, तो x पेंसिल चूंकि वो टोटल पेंसिल बेच ही दिया तो 11x/8, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दिया हुआ 10 और ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर इस इक्वेशन को हम सोल्व कर ले
तो x इज इक्वल टू 112 मतलब 112। तो ये ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, एन अमाउंट ऑफ Rs735 was divided between A, B and C. If each of them had received Rs25 less, their share would have been in the ratio 1:3:2. The money received by C was, ठीक। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 735 रुपया 3 बंदे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ए और बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 735 रुपया। और ये कह रहा है कि अगर हम 25-25 रुपया कम कर दे, ये तीनों के पास जितना मिला उसमें से 25-25-25 कम करते, तो उन तीनों के पास रेशियो जो मनी रिसीव किया है उसका रेशियो हो जाता 1:3:2। तो बोल रहा है कि सी के पास कितना पैसा मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, रेशियो का जो कॉमन पार्ट है उसे एक्स मान लेंगे। तो 25 माइनस करने के बाद इफ दे हैड रिसीव्ड Rs25 लेस, अगर उन लोग के पास 25 लेस होता 25 रुपए, तो शेयर कितना होता x, 3x एंड 2x। ये 25 लेस करने के बाद है, ठीक। लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या होगा, उसमें 25 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 25, 3x प्लस 25, 2x प्लस 25। x ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि ये रेशियो जो दिया हुआ था 25 माइनस करके दिया हुआ था, तो हमको ओरिजिनल निकालने के लिए 25 ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था 735, तो ये सबको सम कर देंगे तो 735 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x का वैल्यू 110, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया 110। तो c कितना पाया होगा वो हम यहां से निकाल देंगे x का वैल्यू रख के। तो 2 इंटू 110 प्लस 25 इज इक्वल टू 245, यानी ये। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B इन द रेशियो ऑफ 7:5 when 9 liter of mixture is drawn off and can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of A was contained by the can initially? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई एक कैन था, उसमें A और B का मिक्सचर रखा हुआ था, कोई लिक्विड A और B का मिक्सचर रखा हुआ था, और A और B का रेशियो क्या था 7:5। उसमें क्या बोल रहा है कि 9 लीटर हम इसमें से निकाल लिए, तो सपोज इतना मतलब कुछ खाली हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें हम B भर दिए, ठीक। तो हम जब 9 लीटर निकाले होंगे तो ये जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें भी रेशियो होगा 7:5 ही A और B का। क्यों होगा, सपोज अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें से अगर कुछ पार्ट निकाल लेते हैं तो उसका शुगर का जो रेशियो होता है वो कमता या बढ़ता नहीं है, जितना मीठा ये होगा उतना ही मीठा ये होगा, यानी जो शुगर का अमाउंट है वो घटेगा नहीं, ठीक। तो इस केस में भी वही हुआ कि A और B का जो सॉल्यूशन था उसमें 9 लीटर निकाल दिए, तो बचा हुआ पार्ट का भी रेशियो सेम ही होगा। उसमें क्या किए कि फिर B भर दिए, अब रेशियो चेंज होगा, ठीक। इनिशियल रेशियो दिया हुआ है A:B 7:5। अगर हम 9 लीटर निकाल लिए तो भी रेशियो वही रहेगा, तो हम मान लेंगे कि A अब 7x है निकालने के बाद और B 5x है इसमें, ठीक, क्योंकि 7:5 रेशियो था। अब क्या करेंगे, कैन इज फिल्ड विथ B, अब B इसमें डाल दिया गया, तो B अब क्या बन गया 5x प्लस 9 और A तो वही हो गया 7x ही है उस कंटेनर में। तो अब जो रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा, A:B 7:9। क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो नया रेशियो बन गया 7:9, तो 7:9 को इक्वेट कर देंगे नया वाले रेशियो के साथ, A डिवाइडेड बाई B। A है 7x, B है 5x प्लस 9, ठीक। तो डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन 4x इज इक्वल टू 9, यानी x के वैल्यू 9/4। अब टोटल अमाउंट क्या होगा, A प्लस B यानी 5x प्लस 9 प्लस 7x, 5x प्लस 9 प्लस 7x। अगर x का वैल्यू यहाँ डाल दें तो यहाँ 36 लीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ इनर सर्किल इफ द आउटर सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई m यूनिट। बोल रहा है कि ये बड़ा वाला सर्किल है बाहर वाला, उसका m है रेडियस। तो बताओ कि अंदर वाला छोटा वाला सर्किल जो होगा, ये छोटा वाला सर्किल, उसका रेडियस क्या होगा। तो सपोज करो उसका रेडियस छोटा r है। अब ये सेंटर को हम मिला दिए और यहां से यहां खींच दिए लाइन, और यहां से यहां लाइन खींच दिए,
तो ये पूरा एम था, तो ये भी एम होगा, ये भी एम होगा, ये भी एम होगा, क्योंकि सेंटर पे है। ये एम, ये एम, तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगा, कितना निकलेगा, m√2 निकलेगा। और m√2 का वैल्यू कितना है, यहां से यहाँ m और यहां से यहाँ छोटा वाला r, m प्लस r। m क्या है, इस बड़ा वाला सर्किल का रेडियस, और r छोटा वाला सर्किल का रेडियस। तो यहां से r अगर निकाल दें तो √2 - 1 इंटू एम, तो ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि इन OABC is a rhombus whose 3 vertices ABC lie on a circle with center O. If the radius of the circle is 20 cm, find the area of the rhombus. बोल रहा है कि कोई एक रोम्बस है OABC, जिसका ABC पार्ट सर्किल पे लाई कर रहा है और O सेंटर है, और इसका रेडियस 20 दिया हुआ है। तो रोम्बस है तो सारा साइड इक्वल होगा, तो सारा साइड 20-20 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये रेडियस है 20, ये 20, ये 20। ठीक। अब इस रोम्बस का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तुरंत बन जाएगा। देखो OB को ज्वाइन कर दो। अब क्या किया, ये भी एक रेडियस ही है, तो ये भी 20 होगा, तो 20 20 20, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया और ये एक अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इसका और इसका दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो उसका एरिया कैसे निकाल रहे हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमको 20 दिया हुआ, और वैसा ही इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा ऑप्शन में। ठीक, तो चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 200√3 आना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोल रहा कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल DBC इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो फाइंड एंगल BCD। ठीक, तो ये ABCD को मान लिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल DBC 80 डिग्री है, एंड BAC यानी BAC ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है। तो बताना है एंगल BCD क्या होगा, BCD यानी एंगल BCD, ये पूरा एंगल क्या होगा। ठीक, तो क्या लिखा हुआ, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। तो एंगल DBC और एंगल DAC इक्वल क्यों होगा, क्योंकि एंगल सबटेंड बाई यानी कोड इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है, तो ये यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक, तो ये 80 हो गया, तो ये भी 80 होगा। ये टोटल कितना हो गया, 80 + 40 120। ठीक, और जब ये 120 हुआ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 120 है, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक, तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर, एंगल BCD का वैल्यू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है, इन द गिवन फिगर OA पैरेलल CB COD is the diameter of circle and angle OCB is 64 degree. Find the measurement of angle DBA. DBA ये एंगल निकालना था हमें। ठीक, हमें ये सिर्फ दिया हुआ 64। ठीक, तो ये 64 दिया हुआ, ये पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 64 हो जाएगा। और जब ये 64 हो गया तो यहाँ पे देखो, इस आर्क से इस सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया है, और इसी आर्क से ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे सबटेंड किया गया है। तो सेंटर वाला होता है इससे डबल होता है, तो ये 64 है, तो ये 32 आराम से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये 32 ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच BC पैरेलल ADC 120 डिग्री, एंगल BAC 30 डिग्री, एंगल DAC निकालना है। ठीक, इसमें BC पैरेलल AD दिया हुआ, और एंगल ADC पूरा जो एंगल है 120 डिग्री है। एंगल BAC ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। देन एंगल DAC निकालना है, DAC ये एंगल निकालना है। ठीक, तो ये 30 है, तो ये सेगमेंट में ये भी देखो, इस जो कोड है ये यहाँ पे एंगल सबटेंड किया गया है, और वही कोड यहाँ पे भी एंगल सबटेंड करा, तो ये 30 है, तो ये 30 होगा प्रॉपर्टी से। ठीक, और ये टोटल 120 था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90। और जब ये 90 है तो यहां से देखो, ये एंगल ये सबटेंड किया है, और ये भी सबटेंड किया है, तो ये यहाँ पे 90 सबटेंड करा, तो ये भी यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 ही सबटेंड करेगा, तो ये भी 90, ये भी 90,
और चूंकि ये पैरेलल था तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन दिया हुआ है उसका इक्वेशन क्या है। ठीक, यहाँ x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -3 है। और इस केस में देख रहे हैं x का वैल्यू 1.5 यानी 3/2 है और y का वैल्यू 0 है। x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो हम इन दोनों पॉइंट को चेक करेंगे ऑप्शन में किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 -3 पुट करें यानी x का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y का वैल्यू -3 आना चाहिए। 0 -3 0 करेंगे तो -3, 0 करेंगे तो -3, 0 करेंगे तो -3, चारों ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, अब x का वैल्यू 3/2 पुट करो। 3/2 पुट करेंगे कैंसिल नहीं होगा, 3/2 पुट करेंगे 2 कैंसिल होगा, 3 - 3 0 आएगा। y = 0 आना भी चाहिए। इसमें पुट करो नहीं कैंसिल होगा, इसमें कैंसिल होगा और -3 - 3 पूरा 6 हो जाएगा। तो ये 6 तो हो नहीं सकता, यहाँ पे लाना चाहिए क्या, 0। तो यही ऑप्शन में 0 आ रहा है y का वैल्यू। x का वैल्यू अगर -3/2 रखें तो y का वैल्यू 0 आने पर वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला हमारा होगा सही ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec A इज। तो 1/cosec A पता होगा कि sin A होता है। तो sin A का मैक्सिमम वैल्यू कितना तक पड़ा था, 1 तक। 90 डिग्री पे जो 1 देता है, ठीक, तो 1 ही हो जाएगा आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? ठीक, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा कि 3 पर्सन का कमिटी बनाना है और हमारे पास टोटल 2 मेन है और 3 वोमेन है, और मतलब टोटल 5 पर्सन है। 5 पर्सन में से 3 पर्सन को सिलेक्ट करना है और कमिटी बनाना है। क्वेश्चन बोला कि हम कितने तरीके से कर सकते हैं ऐसा। ठीक, और सेकंड पार्ट इसका ये भी है कि हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ऐसा कितना ग्रुप होगा जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होगी। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया गया है तो इसमें नंबर ऑफ ये कम जाएगा। हम मान लेते हैं 2 मैन है M1 M2 और 3 वुमेन है W1 W2 W3। ठीक, टोटल 5 है। तो हम सेकंड पार्ट क्या करेंगे, 1 मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए। तो हम 2 वुमेन कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो W1 W2 को रखें, या तो W2 W3 का रखें, या W1 W3 को रखें। 3 तरह का हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसके साथ है एक कंडीशन में क्या होगा कि M1 रहे इस ग्रुप में तो एक अलग ग्रुप बन जाएगा, और एक केस में क्या होगा अगर M2 रहेगा तो अलग ग्रुप बन जाएगा। तो 2 केस इसमें बना, और इसमें भी हो सकता है या तो इसमें इस ग्रुप में M1 रह जाए या तो M2 रह जाए, तो 2 केस इसमें भी बना। और इसमें भी रह सकता है W1 W3 के साथ या तो M1 रह जाए या तो M2 रह जाए, तो 2 ग्रुप इसमें भी बनेगा। तो टोटल 6 केस हो गया। तो हम सेकंड पार्ट वाला केस निकाल दिए 6, तो जो 6 ये है। ठीक, और एक ही ऑप्शन में 6 दिया हो तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर इन 20 क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, या कोई भी क्वेश्चन अलग से भी जो क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से भी कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो। हम वहाँ एक्टिव रहते हैं, ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। टाइम बहुत कम है तो प्रिपरेशन का स्पीड बढ़ा दो, और ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड फेज। एंड मेंटल एबिलिटी वाला भी क्वेश्चन अगर नहीं देखा हो तो देख लो। तब तक के लिए बाय।